नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 25 सितंबर से 9 अक्टूबर 2022 की। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर की वीडियो है पिछले 2 सप्ताह की है। पिछले सप्ताह किसी कारणवश वीडियो नहीं आ पाई, तो इस बार दोनों ही सप्ताह की वीडियो हम एक साथ दे रहे हैं। तो 25 सितंबर से 9 अक्टूबर 2022 की। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड राज्य में बाल लिंगानुपात कितना है? तो इसका आंसर है ए 984। तो उत्तराखंड राज्य में जो बाल लिंगानुपात है वो 984 हो गया है। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020-21 की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक राज्य में बाल लिंगानुपात में बेहतर सुधार हुआ है। राज्य में 0 से 5 इस आयु वर्ग तक के बच्चों का लिंगानुपात 984 दर्ज किया गया है, जो कि पहले वर्षों के मुकाबले बढ़ा है। तो पहले इससे कम था और अब ये 984 हो चुका है, तो इसमें काफी कुछ सुधार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड को ही जो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह हुआ है, इसमें उत्तराखंड राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार मिला है। अब देखिए, इसकी डिटेल जान लेते हैं। तो विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम, तो विज्ञान भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया और भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उत्तराखंड को 68वें फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार के अंतर्गत मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड प्रदान किया गया। और राज्य की ओर से जो ये अवार्ड लिया गया, तो यह पुरस्कार महानिदेशक सूचना एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद वंशीधर तिवारी द्वारा प्राप्त किया है। तो वंशीधर तिवारी द्वारा इस पुरस्कार को प्राप्त किया गया है और 68वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, इसमें उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा हासिल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में उत्तराखंड के कितने निकायों को पुरस्कार दिया गया है? तो उत्तराखंड के 6 निकायों को यह पुरस्कार दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन सही है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रदेश के जो 6 निकाय है, डोईवाला, लंढौर कैंट है, नरेंद्र नगर, रामनगर, देहरादून नगर निगम और हरिद्वार नगर निगम का चयन हुआ है। इन 6 जगहों का यहाँ पर राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में चयन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ष 2022 में राज्य के प्रतिष्ठित लेखक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो वर्ष 2022 में राज्य के जो प्रतिष्ठित लेखक पुरस्कार के से जिन्हें सम्मानित किया गया है, उनका नाम है यहाँ पर कैप्टन कुणाल। तो डी ऑप्शन इनका सही जवाब है। तो कैप्टन कुणाल को 2022 का प्रतिष्ठित लेखक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देहरादून के जो कैप्टन कुणाल है, कुणाल नारायण उनियाल को वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित लेखक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुणाल को पुरस्कार उपन्यास जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल के लिए दिया गया है। तो इनका एक उपन्यास है जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल, तो इसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, जो महाभारत युद्ध से प्रेरित होने के साथ ही मृत्यु के बाद के जीवन पर आधारित ये उपन्यास है। जो कैप्टन कुणाल है वो एक लेखक है, कवि है और अध्यात्मवादी होने के साथ ही एक उद्यमी भी है और उन्होंने कई भाषाओं में 15 किताबें लिखी है। तो कैप्टन कुणाल को वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित लेखक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य के किस व्यक्ति को देश का दूसरा सीडीएस नियुक्त किया गया है? तो राज्य के किस व्यक्ति को देश का दूसरा सीडीएस, तो पहले सीडीएस भी उत्तराखंड राज्य के ही थे और सेकंड सीडीएस भी उत्तराखंड राज्य के हैं। तो इन जो सही आंसर है वो है सी अनिल चौहान। तो केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में नियुक्त किया है। वह भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में कार्य करेंगे। तो ये क्या थे? लेफ्टिनेंट जनरल थे और इन्हें सीडीएस के पद इन्हें क्या है, सीडीएस के पद पर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड राज्य को पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन और पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया?
तो उत्तराखंड राज्य को पहला यहाँ पर ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का है ए ऑप्शन। तो विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर कब आता है विश्व पर्यटन दिवस? है 28 सितंबर को। उत्तराखंड को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन और पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है। और प्रदेश के पर्यटन और जो संस्कृति मंत्री है वो है सतपाल महाराज। और सतपाल महाराज को नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ से यह पुरस्कार प्राप्त किया गया है। तो उपराष्ट्रपति ने यह पुरस्कार दिया और जो उत्तराखंड राज्य है उसमें किसको मिला है पुरस्कार, मतलब किन्होंने इसे ग्रहण किया है? तो जो पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री है सरकार में सतपाल महाराज जी को। तो दोस्तों अगर आप ऐसे ही करंट अफेयर चाहते हैं तो सारे के सारे करंट अफेयर के नोट्स हमने दे रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप में। अगर आप प्ले स्टोर में सर्च करते हैं उत्तराखंड जीके तो फर्स्ट नंबर पे ही आपको मिल जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप। उसमें सभी करंट अफेयर आप वहां पर उनके नोट्स देख सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड जीके हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, परीक्षावाणी सीरीज हो गई या एमसीक्यू हो गए, सारे के सारे नोट्स आपको उसमें बहुत अच्छे ढंग से दे रखे हैं। तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय सेना द्वारा सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आधारित इंटरनेट सेवा किस स्थान पर शुरू की गई है? तो भारतीय सेना द्वारा जो ये सैटेलाइट ब्रॉडबैंड जो आधारित इंटरनेट सेवा है इसे शुरू किया गया है सियाचिन ग्लेशियर। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो उपग्रह ब्रॉडबैंड आधारित इंटरनेट सेवा भारतीय सेना द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है सियाचिन ग्लेशियर पर 10,061 फीट की ऊंचाई पर शुरू की गई है। यह उपग्रह आधारित इंटरनेट जो सेवा है भारत के GSAT-19 एंड GSAT-11 जैसे संचार उपग्रह है इनके माध्यम से प्रदान की जाती है। तो सियाचिन ग्लेशियर के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा मुहैया कराई जाएगी। तो यहाँ पर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी ये सेवाएं मुहैया कराई जाएगी। अब देखिए जो यहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर हिमालय के पूर्वी कारकोरम रेंज में स्थित है और 1984 में जो ऑपरेशन मेघदूत हुआ था, ऑपरेशन मेघदूत के बाद यह भारत के रणनीति नियंत्रण में आया था। ठीक है, तो ये कब आया था? जो ऑपरेशन मेघदूत इसके लिए हुआ था 1984 में, तो उसके बाद ये भारत के कब्जे में आया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस संस्थान द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए विस्तृत ढांचे का अनावरण किया गया है? तो ये संस्था है सेबी। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो सेबी द्वारा क्या है सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए विस्तृत ढांचे का अनावरण किया गया है। अब देखिए इससे क्या होगा, देखो जो ये सेबी है इसने सोशल स्टॉक एक्सचेंज SSE के लिए एक विस्तृत ढांचे का अनावरण किया है और यह पंजीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के लिए जो गैर लाभकारी संगठन होंगे, गैर लाभकारी संगठन के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है। मतलब जो ये गैर लाभकारी संगठन होंगे ये यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने को स्टॉक एक्सचेंज पर ये लिस्ट कर सकते हैं और यहां से क्या है अपने लिए क्या है पैसा उठा सकते हैं जनता से। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस कंपनी को केंद्र सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो ये नई कंपनी जोड़ी गई है REC लिमिटेड। तो REC लिमिटेड को केंद्र सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अब देखते हैं इसकी डिटेल। जो REC लिमिटेड है को महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का दर्जा दिया गया है और इस प्रकार इसे अधिक परिचालन और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मतलब जो महारत्न कंपनियां होती हैं तो इन्हें अधिक क्या है जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 1969 में स्थापित की गई ये कंपनी REC एक क्या है गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है जो पूरे भारत में बिजली क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। तो ये इसका काम है, एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है और बिजली के क्षेत्र में ये क्या करती है वित्तीय सहायता करती है। REC महारत्न का खिताब पाने वाली 12वीं कंपनी है। तो अब क्या है महारत्न जो भारत के महारत्न कंपनी की संख्या हो चुकी है 12। यह विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। तो जो ये REC लिमिटेड कंपनी है ये विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्यरत है और इस टाइम इसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं विवेक देवांग। अब देखिए जो क्या है महारत्न कंपनियां कौन कौन सी, एक है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, वेल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया
गेल हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल हो गया, एनटीपीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस, पावर ग्रिड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो कंपनियां हैं ये आपकी महारत्न कंपनियां है। तो 11 पहले थी और एक और जुड़ गई है आरईसी लिमिटेड। तो 12वें नंबर पे आप आ गया आरईसी लिमिटेड, तो ये भी जुड़ गई है महारत्न कंपनियों में। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में हॉकी इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है दिलीप तिर्की को। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है, दिलीप तिर्की को हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। डिटेल जान लेते हैं इसकी कि दिलीप तिर्की को सर्वसम्मति से हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। और जो दिलीप तिर्की है ये भारत के पूर्व हॉकी कप्तान थे। वह 1998 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के सदस्य थे। तो 1998 में जो स्वर्ण पदक जीता है उसमें ये क्या है, टीम के सदस्य थे। और तिर्की ने अपने करियर में डिफेंडर के तौर पर 412 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और अब इन्हें अध्यक्ष चुना गया है। अब देखो, जो हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2009 में, मई 2009 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार मिलता है तो 2023 वाला सम्मानित किया गया है डेनियल स्पीलमैन को। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। डेनियल स्पीलमैन को गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और उन्हें अब क्या काम किया उन्होंने? तो इन्होंने क्या किया, कंप्यूटर, जो सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और गणित में उनका योगदान था और इसके लिए उन्हें ये पुरस्कार, ब्रेक थ्रू पुरस्कार मिला है। अब जो ब्रेक थ्रू प्राइज फाउंडेशन ने, जो ब्रेक थ्रू प्राइज फाउंडेशन है जो ब्रेक थ्रू पुरस्कार देता है, तो 3 श्रेणियों में पुरस्कार मिलता है। कौन कौन सा है? मौलिक भौतिकी, गणित और जीवन विज्ञान से संबंधित। ठीक है, तो 3 जगह ये पुरस्कार मिलता है। तो गणित में किसको मिला है? ब्रेक थ्रू पुरस्कार डेनियल स्पीलमैन को। अब जो ये पुरस्कार के विजेता होते हैं इनको कहा जाता है लॉरेट्स के रूप में जाना जाता है। और ब्रेक थ्रू पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी 2010 में सिलिकॉन वैली में क्या है, एक उद्यमियों के समूह द्वारा की गई थी। तो सिलिकॉन वैली में इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी, शुरुआत यहीं से हुई थी। और विजेताओं को इसमें $3 मिलियन का पुरस्कार मिलता है और इसे ऑस्कर ऑफ साइंस के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्रेक थ्रू पुरस्कार को किस और नाम से जाना जाता है? तो ऑस्कर ऑफ साइंस के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, जो अलग अलग 3 श्रेणियों में पुरस्कार मिला है तो उनके विजेताओं को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जीवन विज्ञान की बात करें तो जीवन विज्ञान में मिला है क्लिकफोर्ड ब्रैंगविन और एंथोनी हाइमन को सेलुलर संगठन के नए तंत्र की खोज के लिए पुरस्कार मिला है। अगर गणित की बात करें तो येल विश्वविद्यालय के ये है डेनियल स्पीलमैन को सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और गणित में कई खोजों के लिए मान्यता दी गई थी। तो इसके लिए गणित में तो इनको मिला है। अब बात करें मौलिक भौतिकी तो इसमें मिला है क्वांटम सूचना में शोध के लिए। अब एक शोध किसने किया है? चार्ल्स बेनेट और गाइल्स ब्रोसर्ड, डेविड ड्यूस और पीटर शोर द्वारा पुरस्कार साझा किया गया है। तो इन लोगों को ये मौलिक भौतिकी में पुरस्कार मिला है, ब्रेक थ्रू पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस शहर में लोक मंथन कार्यक्रम के 3रे संस्करण का उद्घाटन किया? तो 3रे संस्करण का जो उद्घाटन किया गया है गुवाहाटी में। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो लोक मंथन का जो 3रा संस्करण है इसका उद्घाटन गुवाहाटी में किया गया है। देखिए, गुवाहाटी में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोक मंथन कार्यक्रम के 3रे संस्करण का उद्घाटन किया है। और ये संस्करण, ये जो उद्घाटन है, जो ये कार्यक्रम है, ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें क्या होगी? चर्चा होगी, सेमिनार, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनियां होंगी जो हमारे देश की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करेंगे। अब जो 2022, अब जो मेन चीज है 2022 का जो विषय है इसमें यह है लोक परंपरा। तो लोक परंपरा इस बार की जो थीम रखी है, इस बार का विषय रखा गया है। अब लोक मंथन का जो पहला संस्करण हुआ था, जो जिसका विषय था देश काल स्थिति पर केंद्रित था ये, और 2016 में इसे आयोजित किया गया। और जो दूसरा संस्करण था इसे 2018 में आयोजित किया गया और इसका विषय था भारत बोध जन गण मन। तो ये इसका विषय था, भारत बोध जन गण मन इसका विषय था। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद
ने क्रिकेट के नियमों में कई बदलावों की घोषणा की। यह किस तारीख से प्रभावी होंगे? तो जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो आईसीसी है, इसने जो क्रिकेट के नए नियमों में बदलाव किए तो 1 अक्टूबर 2022 से ये प्रभावी होंगे। तो इसमें 7-8 नियम जो चेंज किए गए हैं, तो 1 अक्टूबर 2022 से इन्हें लागू कर दिया जाएगा, प्रभावी हो जाएंगे। अब देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है ने क्रिकेट के नियमों में कई बदलावों की घोषणा की है और खेल के नियमों में जो मुख्य बदलाव हो वो हो जाएंगे 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी। अब कुछ नए नियम 1-2 देख लेते हैं। नए नियम के अनुसार जो मानदंड है को जो अनुचित खेल, जिसको खेल भावना के विपरीत माना जाता था, अब इसे ऐसा नहीं माना जाएगा और इसे एक वैध रन आउट माना जाएगा। अभी तक इसे क्या माना जाता कि भाई खेल भावना के विपरीत है। नए नियमों के मुताबिक आने वाले जो नए बल्लेबाज को पिच पर पहुंचने के 2 मिनट के भीतर गेंद का सामना करने के लिए तैयार होना होगा। ठीक है, तो इस तरह के और भी नियम है। तो ये कुल मिला के 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसे नियुक्त किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया है एल नागेश्वर राव को। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो एल नागेश्वर राव को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया है, जो क्या करेंगे, भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल तैयार करने के लिए। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन और इलेक्टोरल कॉलेज तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के जो पूर्व न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव को नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 8 सितंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ को अपने शासन के मुद्दों को हल करने और दिसंबर तक चुनाव कराने की जो अंतिम चेतावनी जारी की है और इसमें विफल रहने पर अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है वो भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एल नागेश्वर राव को नियुक्त किया है। ये 8 सितंबर 2022 से पहले बोले तो दिसंबर से पहले ये क्या कर दे, यहाँ पर जो भी ये सारे प्रोसेस है इसको पूरा करें, संविधान संशोधन और जो भी निर्वाचन, ये सारी चीजें ये कर दें। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इस पुस्तक का विमोचन किया है इन तीनों ने, आरिफ मोहम्मद खान, एम वेंकैया नायडू और अनुराग ठाकुर। इन तीनों ने ही इस पुस्तक का विमोचन किया है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब डिटेल जान लेते हैं। नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों के एक संग्रह का विमोचन किया गया और इस पुस्तक का नाम रखा गया है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीक्स। पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में किस भारतीय लेखक ने हरमन केस्टन पुरस्कार जीता है? तो हरमन केस्टन पुरस्कार जीता है मीना कंडासामी ने। तो इन्होंने क्या है, हरमन केस्टन पुरस्कार जीता है। तो मीना कंडासामी को हरमन केस्टन पुरस्कार 15 नवंबर 2022 को डार्मस्टड जर्मनी में एक समारोह में दिया जाएगा। तो 15 नवंबर 2022 को ये इन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। और मीना कंदासामी एक नारीवादी और जाति विरोधी कार्यकर्ता हैं। वह लिंग, जाति, लैंगिकता, पितृसत्ता और ब्राह्मणवादी व्यवस्था द्वारा उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों पर काम करती है। तो ये इनका क्षेत्र है और उनके उपन्यासों को वीमेन प्राइज फॉर फिक्शन, अंतरराष्ट्रीय डायलम थॉमस पुरस्कार, झलक पुरस्कार और हिंदू लिट पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इन सभी पुरस्कारों के लिए इनको चुना गया है। अब इनकी जो कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है इसको भी देख लेते हैं। तमिल टाइग्रेस 2021, टच 2006, जिप्सी गोडेस 2014 और मिस मिलिटेंसी 2010। तो ये इनके कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब हरमन केस्टन पुरस्कार के बारे में भी जान लेते हैं। तो 1985 में ये शुरू किया गया था ये पुरस्कार और 1993 तक 2 साल में एक बार दिया जाता है। तो 2 साल में एक बार दिया जाता है 1993 तक और इसके बाद 1994 से यह वार्षिक आधार पर दिया जाने लगा और 1985 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी।
यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो सताए गए लेखकों और पत्रकारों के अधिकारों के लिए खड़े होते हैं। इनके लिए पुरस्कार दिया जाता है हरमन केस्टन पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। तो 27 सितंबर को प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने किया है उद्घाटन इसका बेंगलुरु में। तो HAL के जो क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने कहा किया है? बेंगलुरु में। जो राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस राज्य में 2 अक्टूबर 2022 से खेलों का महाकुंभ शुरू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 2 अक्टूबर 2022 से खेलों का महाकुंभ शुरू किया जाएगा। तो उत्तराखंड में इस बार खेल महाकुंभ का आयोजन 2 अक्टूबर 2022 से शुरू होगा और जिसका समापन 25 जनवरी 2023 तक किया जाएगा। तो 2 अक्टूबर से 25 जनवरी तक ये यहाँ पर खेलों का आयोजन किया जाएगा और इसमें करीब 2.25 लाख खिलाड़ियों द्वारा भाग लिया जाएगा। और इस प्रतियोगिता का आयोजन न्याय पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर आयोजित किया जाएगा। तो इन जगहों इनका आयोजन किया जाएगा। और इस बार महाकुंभ के अंतर्गत प्रदेश के पारंपरिक खेल जैसे मुर्गा झपट, गुल्ली डंडा व रस्सी कसी जैसे खेलों का भी आयोजन इसमें किया जाएगा। तो पारंपरिक खेल है, इसमें भी फोकस इसमें किया जा रहा है इस बार। क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा देश भर के गांवों में चयनित कुओं में जल स्तर को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा है, इन्होंने किया है जलदूत ऐप लॉन्च। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा देश भर के गांवों में चयनित कुओं में जल स्तर को ट्रैक करने के लिए जलदूत ऐप लॉन्च किया गया है और ऐप को 27 सितंबर को नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। और ग्राम रोजगार जो सहायक जलदूत ऐप के माध्यम से साल में 2 बार मानसून से पहले और बाद में चयनित कुओं के जल स्तर को मापा जाएगा। तो ये चीजें जलदूत ऐप किसने किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड की क्या है उत्तराखंड या नेशनल लेवल की करंट अफेयर की ई बुक चाहिए आपको, तो ये आपको मिल जाएगी, एप्लीकेशन में मिल जाएगी। और साथ में ही अगर आप डायरेक्ट सर्च करते हैं jardhariclasses.in गूगल में, तो वहां पर भी आपको jardhariclasses.in वेबसाइट में करंट अफेयर की ई बुक आपको मिल जाएंगी पिछले 2 से 3 सालों की। क्वेश्चन नंबर 21 है, जॉर्जिया मेलोनी निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली है? तो जॉर्जिया जो मेलोनी है, ये इटली की पहली प्रधानमंत्री बनने वाली है, पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 सितंबर को। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो विश्व रेबीज दिवस हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है और ये क्या है, जो रेबीज है वायरल बीमारी के प्रभाव और इसे रोकने के लिए तरीकों की जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अब देखिए 28 सितंबर क्या है, तो ये फ्रांसीसी जो जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के जो लुई पास्चर थे, जिन्होंने रेबीज जो वायरस है इसकी खोज की थी, तो इनकी पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए भी मनाया जाता है। इन्होंने क्या है, रेबीज टीका विकसित किया था। ठीक है, तो जो ये रेबीज टीका इन्होंने विकसित किया था। हाँ, लुई पास्चर ने रेबीज टीका विकसित किया था और इनके पुण्यतिथि पर क्या है, इस रेबीज दिवस को मनाया जाता है और पहली बार यहाँ 28 सितंबर 2007 को मनाया गया था। तो ये चीजें अब देखिए, विश्व रेबीज दिवस 2022 की थीम क्या है, 1 हेल्थ 0 डेथ। तो ये इसकी थीम है। तो विश्व रेबीज दिवस 2022 की थीम है 1 हेल्थ 0 डेथ। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है? तो ये मिला है उत्तर प्रदेश राज्य को। तो उत्तर प्रदेश राज्य को उत्कृष्ट पुरस्कार, आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में देश के अगले चीफ ऑफ
डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इन्हें नियुक्त किया है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। ठीक है, देखो पिछले साल कब 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल विपिन रावत की मौत के बाद क्या है, सेनाध्यक्ष का पद खाली था और अब जाके इस पद पर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है और इन्हें लगभग 40 वर्षों का क्या है फौज में कार्य करने का अनुभव है। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो नए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है उनका नाम है आर वेंकट रमणी। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आर वेंकट रमणी को अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। देखो भारत के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति ने 28 सितंबर 2022 को वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकट रमणी को 3 साल की अवधि के लिए भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। जो वेंकट रमणी है वर्तमान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की जगह लेंगे और जिनका कार्यकाल 30 सितंबर 2022 को समाप्त हो चुका है। अब देखिए जो अटॉर्नी जनरल है ये भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है? तो 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है गुजरात। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला रखी है? तो दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की जो आधारशिला रखी है भावनगर गुजरात में। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो भावनगर गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला रखी है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने हाल ही में किस स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया है? तो इन्होंने किया है जैसलमेर में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के जैसलमेर में दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया है। अब इस जो परियोजना है इसमें 600 मेगावाट सौर ऊर्जा और 150 मेगावाट पवन संयंत्र शामिल है। इसके साथ ही अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की वर्तमान में कुल परिचालन उत्पादन क्षमता कितनी है? 6.7 गीगावाट हो गई है। और मई 2022 में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने जैसलमेर में 390 मेगावाट की क्षमता वाले भारत के पहले हाइब्रिड पावर प्लांट का संचालन किया था। तो ये भी जैसलमेर में ही क्या था? भारत के पहले हाइब्रिड पावर प्लांट का संचालन। और अब जैसलमेर में क्या हो रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक इस बार है 40वीं। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के 37वें महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो किसने कार्यभार संभाला है? सुजोय लाल थाउसेन। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। वरिष्ठ IPS अधिकारी है सुजोय लाल थाउसेन ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के 37वें महानिदेशक DG के रूप में कार्यभार संभाला। इससे पहले सुजोय लाल थाउसेन सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक और उसके साथ ही भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP प्रमुख का अतिरिक्त भार संभाल रहे थे। और अब इन्हें क्या है? CRPF के महानिदेशक के रूप में इनको कार्यभार संभालना होगा। तो दोस्तों ये हो गए पिछले 2 सप्ताह के करंट अफेयर की वीडियो हो गई। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।